हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कम्युनिटी। आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड हैप्पी। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे और उसमें कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ज़रूर मेंटेन कर रहे होंगे। साथियों, जो हमारा क्वेश्चंस कम विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन है उसके टॉपिक वाली जो सीरीज़ है उसमें मैं अभी आपको ये क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक से रिलेटेड शेयर कर दूंगा। पहले हम इस टॉपिक को टेलीग्राम चैनल पर पहले हम इस टॉपिक को यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर न्यूज़ ये है कि जो पोखरण परमाणु परीक्षण भारत ने 25 साल पहले किया था, उसको 25 साल चूँकि हो चुके हैं तो हमने एक 25वीं वर्षगांठ मनाई। और जो टॉपिक है वो फिर हमारे लिए रिलेवेंट हो जाता है प्री और मेंस दोनों के लिए। दोस्तों, यहाँ पर जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसमें 7 डायमेंशन से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। पहली चीज़ हम देखेंगे कि पोखरण परमाणु परीक्षण के बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारी हम देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद साथियों, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी, कौन सी सिचुएशंस थी कि भारत को परमाणु परीक्षण करना पड़ा, उसके बारे में दूसरी चीज़ हम देखेंगे। दोस्तों, जो तीसरी चीज़ है यहाँ पर देखिए, जो परमाणु हथियार हैं अगर उनको कभी लॉन्च करना हुआ इंडिया को तो उसके लिए एक न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी बनाई गई है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर ब्रीफ में देख लेंगे। फिर चौथी चीज़ है दोस्तों कि जो हमारे यहाँ पर परमाणु सिद्धांत है, जो हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, उसको 2003 में लाया गया था, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन से प्रोविज़न किए गए हैं। दोस्तों, जो हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसी में एक नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी है। हाल ही में उसको लेके पाकिस्तान के संदर्भ में, चाइना के संदर्भ में काफ़ी डिबेटेबल वो टॉपिक रहा है पिछले कुछ महीनों में। तो हम देखेंगे कि नो फर्स्ट यूज़ की जो पॉलिसी है उसके क्या फेवर में और क्या अगेंस्ट में पॉइंट है। साथ ही में दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर ये भी बतलाऊँगा कि जो हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं तो उनको कैसे आप और पॉइंट वाइज छोटे फॉर्मेट में अपने नोट्स बना सकते हैं, साथ ही उनको कैसे आप आंसर में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद साथियों, हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा इसमें डायमेंशन रहेगा कि चूँकि भारत एक अब जो न्यूक्लियर समर्थ कंट्री है तो उसका क्या महत्व है, उस चीज़ को कवर करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों, हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, यानी कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, उसके बारे में भी यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो इन 7 डायमेंशन से साथियों हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो देखिए, जो पहला डायमेंशन है हमारा यहाँ पर, वहाँ पर अगर हम पोखरण जो 1 और पोखरण 2 यानी कि पोखरण 1 और पोखरण जो 2 एक प्रकार से हम बोलें जो परमाणु परीक्षण हुए थे उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, वो तारीख थी 11 मई 1998, जब भारत ने 3 परमाणु बमों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। दोस्तों, इसके बाद ही भारत ने इसके 2 दिन बाद 13 मई 1998 को भी 2 और परमाणु परीक्षण किए और उसके बाद भारत ने अपने को तकनीकी और सामरिक तौर पे एक परमाणु संपन्न राष्ट्र के तौर पे स्थापित कर दिया और परमाणु हथियार रखने वाले देश के तौर पे घोषित किया। दोस्तों, जो 11 मई को परीक्षण किया गया था उसमें एक न्यूक्लियर विखंडन उपकरण, एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस और एक 0.2 का सब क्लोटॉन डिवाइस शामिल था। अब देखिए, ये टॉपिक्स जो है कभी और जब कोई हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, जब हम न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह का कोई टॉपिक कवर कर रहे होंगे। तो अभी इतना ही हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम इसको डिप्लोमेटिक नज़रिए से पढ़ रहे हैं, इसको अभी हम जीएस पेपर 2 आईआर के सेगमेंट में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये चीज़ है। एक और चीज़ है दोस्तों, जब ये जो परीक्षण किया गया था तो इसको ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया था। एक और जानकारी दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बतला दूँ कि जो 18 मई 1974 है वहाँ पर एक पहला परमाणु परीक्षण हमने किया था और उसका नाम हमने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा रखा था, क्योंकि वो जो परमाणु परीक्षण किया गया था वो बुद्ध जयंती के दिन किया गया था। दोस्तों, इसके साथ ही भारत ने क्या है, चूंकि हमने देखिए जो परमाणु वेपन्स बनाए थे वो अपनी सुरक्षा के लिए बनाए थे और एक प्रकार का एक डिटरेंस क्रिएट करने का काम किया था कि एक प्रकार का प्रतिरोध या भय क्रिएट करके रखा जा सके हमारे दुश्मन देशों के विरुद्ध, कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हम वो करेंगे। लेकिन भारत एक जिम्मेदार एक देश है, इसीलिए ग्लोबली एक जिम्मेदार देश है, इसलिए हमने अपना एक आधिकारिक परमाणु सिद्धांत भी लॉन्च किया हुआ है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। दोस्तों, पहले अगर हम सिचुएशंस की बात करें यहाँ पर कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिन परिस्थितियों में हमको परमाणु परीक्षण की आवश्यकता पड़ी। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला पॉइंट बताया गया है कि परमाणु हथियारों से लैस देश के रूप में चीन। तो जो चीन था वो 1964 में ही अपने आप को एक परमाणु हथियार रखने वाले देश के तौर पे स्थापित कर दिया था चीन ने, और 1990 के दशक तक चाइना ने लगभग 45 जो है परमाणु परीक्षण कर चुका था। इसलिए हमको ऐसी आवश्यकता पड़ी कि हमको भी परमाणु जो है परमाणु नेशन के तौर पे स्थापित होना चाहिए। दूसरा एक और पॉइंट बताया गया है दोस्तों यहाँ पर कि पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान ने घोषित नहीं किया था लेकिन चीन ने कथित तौर पर मई 1990 में पाकिस्तान के लिए एक प्रकार का परमाणु परीक्षण किया, तो यह भी स्थापित हो गया था कि पाकिस्तान के पास भी अब न्यूक्लियर वेपन आ चुके हैं।
और इसकी वजह से क्या है, पाकिस्तान में काफ़ी आत्मविश्वास बढ़ गया था। तो जो जम्मू कश्मीर का रीजन है और पंजाब का रीजन है, वहाँ पर विद्रोह भड़काने को भी पाकिस्तान प्रोत्साहित हुआ। फिर दोस्तों देखिए, ये जो साथियों यहाँ पर जैसे ये पॉइंट लिखे गए हैं, अब जब भी आप नोट्स बनाते हैं, मेंस के पॉइंट्स लिखते हैं, तो आप इनको आप कॉन्क्रीट फॉर्म में लिखना स्टार्ट करें। जैसे कि यहाँ पर करें हम, आप यहाँ पर एक हेडिंग डाल सकते थे, यहाँ पर ऐसे 2 पॉइंट दिए जा रहे हैं, पड़ोसी देशों की नीतियाँ या हमारे शत्रु देशों की नीतियाँ। फिर आप वहाँ पर चाइना का एग्जाम्पल दे सकते थे और दूसरा डायमेंशन में पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे सकते थे। तो ऐसे करके आप जब ऐसे फॉर्मेट में लिखते हैं, प्रॉपर हेडिंग देते हैं, अब यहाँ पर जो हेडिंग डली वो काफ़ी बड़ी है, तो वैसे लिखने में उतना अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो पाता। तो शत्रु देशों की नीतियाँ या पड़ोसी देशों के परमाणु परीक्षण, ऐसे करके अगर आप हेडिंग देंगे तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आएगा और आपको नोट्स बनाने में भी ईजी रहेगा। तो दोस्तों जो तीसरा रीज़न था यहाँ पर, एक देखिए एनपीटी ट्रिटी है और एक सीटीबीटी ट्रिटी है। अब जब भी ये वाले दोस्तों जो टॉपिक है न्यूक्लियर ट्रिटी संबंधित, वो हमारे चैनल पर अगर आप आईआर के सेगमेंट में पहले के जो वीडियोस हैं, अगर आप वो वाले देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अदरवाइज विजन के मैगजीन में हम जो चीज़ें कवर कर रहे हैं, चूँकि हम उनको मैथ्स के टॉपिक्स ही कवर कर रहे हैं, जो ऐसी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है। एनपीटी जो है 70 के दशक में लाई गई थी, ताकि जो है P5 जो देश हैं उनके पास ही परमाणु वेपन्स रहे। तो इन ट्रिटीज़ के बारे में आप लोग उन सीरीज़ में कवर कर लेंगे। यहाँ पर हमारा फोकस मेंस का है। तो दोस्तों जो एनपीटी है और जो सीटीबीटी है, इस पर क्या है, दुनिया भर के जो परमाणु संपन्न देश हैं वो दबाव बना रहे थे भारत के ऊपर भी, आप इस पर हस्ताक्षर करें। और भारत अगर फिर इस पर हस्ताक्षर कर ले तो भारत जो है अपने आप को एक परमाणु जो राष्ट्र के तौर पे स्थापित नहीं कर पाता। इसलिए भी हमको ज़रूरत पड़ गई थी कि हम अपने आप को परमाणु राष्ट्र के तौर पर घोषित करें और परमाणु परीक्षण, सफल परमाणु परीक्षण करें। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो एनपीटी है, वहाँ पर की जो व्यवस्था है, एक प्रकार से हम ये बोल सकते हैं भेदभावपूर्ण जो है परमाणु व्यवस्था, भेदभावपूर्ण तत्कालीन परमाणु व्यवस्था, इसमें मौजूदा लिखा है। उसमें क्या है कि जो P5 कंट्रीज़ हैं जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके पास ही वेपन्स थी, और उन्होंने ये जो ट्रिटी है उसमें ये बोला कि इनके पास ही वेपन्स रहेंगे और बाकी देश वेपन्स नहीं रख सकते हैं। तो एक प्रकार से क्या है, ये कुछ ही देशों को तवज्जो देती थी। इसलिए भी हमको ज़रूरत हो गया था कि हम जल्द से जल्द जो है परमाणु जो है परीक्षण कर लें। इसमें जो P5 के देशों की दोस्तों हम बात करते हैं तो यूएस है। अगर आप वेस्ट में देखेंगे तो सबसे ऊपर, अगर आप नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट में यूएस मिल जाएगा आपको, और यहाँ एशिया में रूस मिल जाएगा सबसे ताकतवर कंट्री के तौर पे, और उस समय यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस था और चाइना था। तो ये P5 में आ जाते हैं। तो ये हिस्सा दोस्तों हमने कवर कर लिया, इसके 2 हिस्से। जो तीसरा हमारा इसका डायमेंशन है दोस्तों, यहाँ पर न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की बात की है, यानी कि परमाणु कमांड प्राधिकरण। तो दोस्तों इसमें 2 यूनिट होती हैं, एक होती है हमारी पॉलिटिकल काउंसिल और दूसरी होती है हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो जो पॉलिटिकल काउंसिल्स होती हैं उसके हेड ऑफ होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और वही निर्णय, यही एकमात्र बॉडी है जो परमाणु हथियार को लॉन्च करने का एक प्रकार से जो है अनुमति दे सकती है या मंजूरी दे सकता है। दूसरा दोस्तों जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा जो सलाहकार हैं वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो बीच में किसी वजह से मेरे को ये टॉपिक हमारा जो है बीच में इसको स्टॉप करना पड़ा था, तो मैं यहाँ से वीडियो फिर से मर्ज कर रहा हूँ। तो अभी तक जो हमने कवर कर लिया है हमारा न्यूक्लियर जो इंडिया का परमाणु परीक्षण के जो 25 वर्ष हुए हैं उसके बाद, तो हम यहाँ पर जो भारत का परमाणु सिद्धांत है उसके बारे में देखने वाले हैं, यानी इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रिंसिपल है। दोस्तों दिस टॉपिक विल नॉट ओनली हेल्पफुल फॉर व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर अबाउट nuclear doctrine about India. Even you are writing essay, you are writing answers on ethics, you can use some points which are good from soft power perspective about India. So you can also use these topics there also. दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए कुछ जो टॉपिक्स हैं, यहाँ पर एक बात की गई है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस के लिए परमाणु हथियार बनाना और रखना। इसका मतलब ये है कि एक संभावना योग्य कि भाई कितना खतरा हो सकता है, जो हमारे शत्रु देश हैं उनके लिए एक प्रकार का डिटरेंस क्रिएट करने की बात की है, कि हम उनके प्रति एक मिनिमम डिटरेंस क्रिएट कर दें कि भाई अगर आप हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम भी आपके ऊपर जवाबी कार्रवाई करेंगे और मजबूती से पुख्ता कार्रवाई करेंगे। तो ये डिटरेंस क्रिएट करने का हमारा एक जो है प्रिंसिपल, हमने इसलिए न्यूक्लियर वेपन्स तैयार किए हैं और अपने सिद्धांत में इस पॉइंट्स को शामिल किया कि ये हमारा उद्देश्य है। फिर दोस्तों यहीं पर एक पॉइंट शामिल है, नो फर्स्ट यूज़। देखिए इसका मतलब ये है कि भारत अगर किसी भी देश के साथ भारत का युद्ध होता है, सपोज दैट कि हम पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई होती, तो हम पहली बार में न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन यदि हमारे ऊपर हमला होता है तो फिर भारत के द्वारा
बड़ी पुख्ता तरीके से जवाबी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों फिर जो आगे बात की जाए कि यहाँ पर अगर कोई हमारे ऊपर अस्वीकार क्षति की दशा में कोई बड़ा हमला किया जाता है तो फिर उसके लिए भारत जो है बड़े पैमाने पर परमाणु हमले जैसे कदम उठा सकता है। चौथा जो हम पॉइंट की बात करें दोस्तों कि जो हमारे यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका जो कंट्रोल है वो असैन्य राजनीतिक नेतृत्व के पास होगा, यानी कि वो मिलिट्री के पास नहीं है, वो हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है उसके पास अल्टीमेटली कंट्रोल है रिमोट बटन दबाने का न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ बात की गई है कि जो ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं तो भारत उनके खिलाफ जो है न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग नहीं करेगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं आप ऐसे में आप भारत की सॉफ्ट पावर दिखाने में आईआर के सेगमेंट में और आप जो एथिक्स है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों फिर यहाँ पर अगर कोई भारत के विरुद्ध जो है भारत के ऊपर जैविक या रासायनिक हथियारों का उपयोग करके कोई गंभीर हमला करता है तो भारत जवाबी कार्रवाई के तौर पर परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकता है, ये भी एक प्रिंसिपल है। फिर दोस्तों जो न्यूक्लियर जो सामग्री वगैरह यूज़ की जाती है, जो टेक्नोलॉजी है, उसके निर्यात पर भी हमने सख्त नियंत्रण बनाया गया है, ये एक चीज़ है। और हमारा ये भी प्रयास है दोस्तों, हालांकि भले हमने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं, कि एक निष्पक्ष प्रक्रिया के द्वारा जो है परमाणु निरस्त्रीकरण की जो प्रक्रिया है, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स को जो खत्म करने की प्रक्रिया है उसकी ओर आगे बढ़ा जाए। तो दोस्तों ये है इंडिया का न्यूक्लियर वेपन्स। फिर दोस्तों यहाँ पर हमने देखा था यहाँ पर कि नो फर्स्ट यूज़ की हमने बात करी थी। अब हम जो नो फर्स्ट यूज़ की बात करें तो यहाँ पर देखिए कुछ आलोचना की जाती है, क्रिटिक्स का कहना है कि ये वाली जो पॉलिसी है अब हम उसको समाप्त कर देना चाहिए। अब वो ऐसा क्यों बोलते हैं तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब कोई युद्ध वगैरह होता है या कोई दूसरा भारत के ऊपर कोई बड़ा संकट आ जाता है तो वैसी परिस्थिति में चूंकि हमारे पास यहाँ है कि जब तक कोई हमारा दुश्मन देश हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा तो हम हमला नहीं करेंगे, तो भारत की रणनीतिक बढ़त जो है समाप्त हो जाती है। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो भारत के साथ दावेदारी रहेगा, लोगों को हमारे जो दुश्मन देश हैं उनके ऊपर ये डर रहेगा कि भारत हमला कर सकता है। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा दोस्तों हम यहाँ पर बात करें कि देखिए हमारे यहाँ पर हमने यहाँ पर अभी बात करी थी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की बात की थी कि हम एक प्रतिरोध क्रिएट कर सकें, लेकिन ये इस पॉलिसी की वजह से वो प्रतिरोध नहीं है। 1999 में चाहे कारगिल का युद्ध हो या 2008 में पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी हैं उनके द्वारा मुंबई हमला हो, ऐसे हमले बार बार हमें बताते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियर डिटरेंस है वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमको नो फर्स्ट यूज़ की जो पॉलिसी है NFU की उसको समाप्त करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर कि देखिए भारत के पास क्या है कि इसकी पॉलिसी की वजह से भारत जो है अपने ना तो इससे जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनका ज़्यादा विस्तार कर पा रहा है और ना ही जो आक्रामक और रक्षात्मक रवैया है उसका तैयार कर पा रहा है, यानी कि जो और भी आधुनिक जो परमाणु हथियार हैं, सामरिक परमाणु हथियार, उनको विकसित भी नहीं कर रहा। हालांकि दोस्तों कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो इसके फेवर में हैं, जैसे कि क्या है, ये एक अग्रसक्रियता की नीति को रोकता है, यानी कि ये भारत के जो निर्णय करता हैं उनके विरुद्ध जो है कोई भी अगर युद्ध या किसी भी देश के साथ कोई तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है तो वहाँ पर एक प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो पहले ही न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग कर लें, तो अग्रसक्रियता को रोकता है। दूसरा दोस्तों एक चीज़ होती है हेयर ट्रिगर अलर्ट। अब इसका मतलब ये होता है कि देखिए ये हेयर ट्रिगर अलर्ट जो है वो एक प्रकार की अमेरिकी सैन्य नीति है और इसके अंदर अमेरिका जो है 10 मिनट्स के अंदर परमाणु लॉन्च कर सकता है, लेकिन चूंकि भारत के पास NFU की पॉलिसी है इसकी वजह से भारत के पास ऐसी सिचुएशन नहीं है। इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इसकी वजह से भारत को अपने जो परमाणु हथियार हैं उनको जो है रखरखाव है जो है उसमें वित्तीय रखरखाव वगैरह में कम कॉस्टिंग वगैरह आती है, तो ये फ़ायदा है हमको। फिर दोस्तों भारत के जो विरोधी देश हैं और साथ ही विश्व के जो अन्य देश हैं वो उनको भारत एक प्रकार से परमाणु संयम की नीति को जो है ले जाता है, ना कि एक एग्रेशन की ओर ले जाता है, और विश्व शांति की ओर में भारत अपनी परमाणु इस वाली जो NFU की जो पॉलिसी है इसके माध्यम से विश्व शांति को बढ़ावा देता है। फिर दोस्तों फिर कुछ और हम आगे बात करें कि जो पारंपरिक हमले और हथियार हैं ये पॉलिसी है, जैसे कि हमने क्या है पुलवामा अटैक हुआ था तो उसमें हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, तो वहाँ पर जो पारंपरिक जो अटैक होते हैं उसको हम उसी तरीके से निपटा लेते हैं, नहीं तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि हम वहाँ पर सीधे ही परमाणु हथियार की परमाणु अटैक की ओर निकल जाएंगे, एक प्रकार से विश्व शांति जो है वो विखंडित हो जाएगी। तो दोस्तों ये वाले इसके पॉइंट में उसको अगेंस्ट में कुछ पॉइंट थे यहाँ पर। फिर साथियों यहाँ पर अगर हम बात करें कि भारत के परमाणु हथियार से संपन्न होने का महत्व क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों परमाणु संपन्न राष्ट्र होने के बाद भारत का जो है अगर हम महत्व की बात करें कि इसका क्या महत्व है भारत के लिए, तो उसमें जो पहला पॉइंट हमारे लिया जाता है कि बेहतर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की स्थिति में अब हम पहुंच चुके हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है, जैसे कि देखिए 4 जो है
मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है परमाणु हथियारों या परमाणु सामग्री से संबंधित, जैसे कि MTCR है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है, वाशिनार अरेंजमेंट है और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है। इन 3 की भारत को सदस्यता मिल चुकी है और NSC की भी संभावना मिलने की है। अदरवाइज़ क्या है कि अगर शायद हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होते तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इनकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये स्पेशली जो परमाणु जो सामग्री है वो मटेरियल है उसके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करते हैं, तो उसका भारत उससे वंचित रह जाता। फिर दोस्तों भारत एक बेहतर सीमा सुरक्षा की स्थिति में है। चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में क्या है, एक प्रकार से हमने एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। वो सीधे हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकते क्योंकि वो जानते हैं कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अगर उन्होंने हमला किया तो उनको अच्छे तरीके से उनको जवाबी कार्रवाई यहाँ से भारत की ओर से की जाएगी। फिर दोस्तों हम आगे कुछ और पॉइंट की बात करें तो क्या है, भारत ने परमाणु परीक्षण करने के बाद क्या है, भारत विश्व की प्रमुख सैन्य शक्तियों में से एक बन गया है, क्योंकि विश्व के लगभग 200 देशों में से चुनिंदा ही कुछ देश हैं जिनके पास परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। और भारत के पास अब एक प्रकार से न्यूक्लियर ट्रायड है, यानी कि भारत लैंड से, एयरोस्पेस से और समुद्र से, तीनों जगह से अपने परमाणु वेपन्स लॉन्च कर सकता है। फिर इसका एक और फ़ायदा हुआ दोस्तों, जो कि हमने परमाणु वेपन्स परीक्षण वगैरह किया था, तो उससे क्या है कि भारत ने जो परमाणु ऊर्जा है उस सेक्टर में भी डेवलपमेंट हुआ है। अगर हम 1998-99 के दौरान भारत में लगभग 2225 मेगावाट की 2200 मेगावाट की जो है परमाणु ऊर्जा उत्पादन की जाती थी, वो लगभग 200%, 205% बढ़कर आज लगभग 6780 मेगावाट हो चुकी है। तो हमारा जो है परमाणु हथियार डेवलप करने से हम न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करने भी हुए हैं, जो एक प्रकार से क्लीन फ्यूल है हमारे लिए। फिर दोस्तों यहाँ पर जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों में बदलाव आया है, चूँकि हम न्यूक्लियर वेपन्स बन चुके हैं, तो 2008 में उसके बाद से ही अमेरिका ने पहचाना कि भारत एक इकोनॉमिक पावर के तौर पे तो उभर ही रहा है, एक बड़े कंजप्शन मार्केट के तौर पे, लेकिन एक स्ट्रेटजिक जियो स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी भारत इंपॉर्टेंट है। और इसी को लेकर दोस्तों 2008 में भारत और USA के बीच में एक असैन्य परमाणु समझौता हुआ था और भारत दुनिया भर में इसकी वजह से एक वास्तविक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। फिर आगे बात करें दोस्तों अगर हम इसमें कि और हमको इससे क्या महत्व रहा है, तो देखिए यहाँ पर तकनीकी क्षमता की ओर भी हम बढ़े हैं, क्योंकि इससे क्या है कि जब हम इस ओर बढ़े तो हम दूसरे देशों के साथ, जो परमाणु संपन्न जो देश हैं, उनके साथ तकनीकी ट्रांसफर में भी काम कर सकते हैं। जैसे यूएस के साथ हमारे पास एक जो है उच्च तकनीकी रक्षा सहयोग वगैरह जो है किया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों ये भारत के राष्ट्रीय गौरव की भावना को दिखाता है और एक शक्तिशाली राष्ट्र की ओर, या हम बोलते हैं एक जो विश्व जो हमारी महाशक्ति बनने की आकांक्षा है उसकी ओर भी एक गौरव की भावना को जागृत करता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या है कि परमाणु क्षेत्र के संबंध में भारत के समक्ष कुछ चुनौतियां भी विद्यमान हैं। जैसे कि देखिए, एक क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस के बावजूद भी जो है पाकिस्तान जो है गैर पारंपरिक युद्ध नीति का इस्तेमाल करता रहता है। जैसे कि हम देखें यहाँ पर वो टेररिस्ट को भेजना, या कारगिल युद्ध की हमने बात करी, तो एक प्रकार से हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के बाद भी हम कह सकते हैं एक प्रकार से कि उतना डिटरेंस तो क्रिएट नहीं हो पाया है। हालांकि ये सब चीज़ें क्या है, ये ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स हैं, तो हम फेवर और अगेंस्ट दोनों बात करते हैं। रियलिटी में बात ये है कि उससे हमने एक अच्छा खासा डिटरेंस भी क्रिएट किया है। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि छोटे छोटे अटैक्स अभी भी हो ही रहे हैं। तो दोस्तों जो भारत चीन बॉर्डर है वहाँ पर भी तनाव जो है लगातार देखने को मिलते हैं और कई बार वो हिंसक तनाव के तौर पर हमारे सामने आ जाते हैं। फिर दोस्तों जो पूर्ण निरस्त्रीकरण का जो लक्ष्य है वो भी एक प्रकार से उसमें भी कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाई है। और पाकिस्तान जो है दोस्तों वो उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं और एक प्रकार से वो जो सामरिक परमाणु हथियार हैं उनको भी लगातार विकसित कर रहे हैं और हम उस पर कोई जो है ठोस प्रगति नहीं कर रहे हैं। फिर आगे कुछ बात करें दोस्तों कि यहाँ पर देखिए, कई बार ये भी डर रहता है हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स होने की वजह से कि कहीं कोई छोटा सा मामला हो तो वहाँ पर परमाणु वेपन्स और एक प्रकार से परमाणु युद्ध ना हो स्टार्ट हो जाए और भी बहुत ही बड़े विकृति और एक प्रकार से वैश्विक युद्ध का रूप भी ले सकता है। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या है, जो ऊर्जा क्षेत्र को उतना प्रोत्साहन नहीं मिल पाया। हमने यहाँ पर देखा कि 1998 देखिए, ये कई बार ये नंबर का डेटा होता है तो ऑलमोस्ट आपको लगभग शब्द का उपयोग करके लगभग 2200 मेगावाट था और लगभग 200% बढ़ोतरी हो गई, इतना हो गया। तो ऐसे उपयोग करना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फिर भी जो है चुनौतियों में कि हम उतनी प्रगति नहीं कर पाए हैं। तो ये पॉइंट्स थे साथियों यहाँ पर। इसका निष्कर्ष आप लोगों को पढ़ना है, निष्कर्ष मैं नहीं बतला रहा हूँ। उसके बाद जो है आप लोगों को इसके ऊपर आंसर लिखना है दोस्तों। फिर हम यहाँ पर देखिए कुछ और चीज़ों की बात करें, टेक्निकल जो प्रीलिम्स में काम हो सकते हैं। यहाँ पर एक हमने अभी ऊपर देखा था, एक थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस की बात की गई थी।
तो इसमें क्या है कि 11 मई 1998 को जिस थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस का हमने परीक्षण किया था वो एक प्रकार का एडवांस डिजाइन से युक्त 2 चरणों वाला एक उपकरण था। उसमें पहले चरण में जो है फ्यूजन बूस्टेड फिजन ट्रिगर का और दूसरे चरण में फ्यूजन का इस्तेमाल हुआ था। और जो न्यूक्लियर बम होते हैं दोस्तों, वहाँ पर क्या है कि थर्मोन्यूक्लियर हथियार विस्फोट करने के लिए परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन दोनों का उपयोग करते हैं। हम यहाँ पर दोस्तों फिर बात करें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि परमाणु जो विखंडन है, न्यूक्लियर फिशन की बात करें और न्यूक्लियर फ्यूजन की, तो अगर हम पहले न्यूक्लियर फिशन की बात करें यानी कि परमाणु विखंडन, तो इसमें क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन जो कण होता है वो बड़े परमाणु जैसे कि यूरेनियम या प्लूटोनियम के साथ टकराता है और वो 2 परमाणु को उत्तेजित करता है और उसके बाद 2 छोटे छोटे परमाणुओं में विभाजित हो जाता है और उससे एनर्जी क्रिएट होती है। और वो ये एनर्जी जो है न्यूक्लियर जो है हथियारों की एक प्रकार से प्रभाव के तौर पर पैदा होती है। और ये जो ऊर्जा दोस्तों जो पैदा होती है, प्रत्येक परमाणु जो है विभाजित होता है उसमें अत्यंत जो है प्रलयकारी ऊर्जा मुक्त होती है और वही जो है विध्वंसकारी एनर्जी का काम करती है। फिर दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें न्यूक्लियर फ्यूज़न की, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमने वहाँ पर देखा कि एक परमाणु जो है जो प्लूटोनियम है या यूरेनियम है उससे टकराता है और वो 2 परमाणुओं में विखंडित हो जाता है। एक न्यूट्रॉन टकराने के बाद उत्तेजित करके वो 2 उसमें विखंडित हो जाता है और एनर्जी क्रिएट होती है। लेकिन जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसमें दोस्तों क्या होता है, कोई भी जो एक परमाणु जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में मिलकर एक हीलियम परमाणु बनाते हैं। और दोस्तों यही वो प्रोसेस है, इसके माध्यम से इसमें क्या है बहुत ही भयंकर ऊर्जा जो है मुक्त होती है, निर्मुक्त होती है। और ये वाली जो प्रोसेस है वो सन में भी हमको देखने को मिलती है, जिससे कंटिन्यू ऊर्जा आती रहती है। यहाँ अगर आप जो नाभिकीय संलयन है उसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर ड्यूटेरियम, और ड्यूटेरियम जो है यहाँ पर आके संलयन होता है और एक यहाँ पर न्यूट्रॉन निकल जाते हैं, यहाँ पर हीलियम है और यहाँ पर भयंकर ऊर्जा उन्मुक्त होती है। फिर दोस्तों अगर आप यहाँ पर विखंडन की प्रक्रिया की बात देखें तो यहाँ पर न्यूट्रॉन आता है और यूरेनियम 235 वगैरह का यहाँ पर उपयोग होता है और इससे यहाँ पर हल्के तत्वों का निर्माण हो पाता है, न्यूट्रॉन वगैरह का, और फिर यहाँ पर एनर्जी वगैरह बनती है। तो ये उतना प्रभावकारी, इसमें भी दोस्तों बहुत ही भयंकर ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन नाभिकीय संलयन बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर एक ITPR करके एक प्रोजेक्ट चल रहा है, यूरोप में सेंटर्ड है, उसमें हम नाभिकीय संलयन के माध्यम से ऊर्जा बनाने की बात करें क्योंकि उसमें बहुत ही भयंकर मात्रा में ऊर्जा बनाई जा सकती है। आपने बीच में न्यूज़ सुनी होगी चाइना अपना जो है एक आर्टिफिशियल सन बना रहा, तो वो उसी टाइप की प्रोसेस है, नाभिकीय संलयन के माध्यम से उस प्रोसेस को संपन्न किया जाएगा, हालांकि वो डेवलपमेंटल फेज में है। दोस्तों ये था आज का डिस्कशन। मैं अभी आपको जल्द ही मैं इसका क्वेश्चन शेयर कर दूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप उसको पढ़िए और उसका फिर प्रॉपर आंसर लिख के टेलीग्राम पर शेयर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।